तीन सोल्जर समुद्र के बीच एक ट्यूब वाली बोट में फंस जाते हैं और वो जिंदा रहने के लिए शार्क को मारते हैं और पानी पीने के लिए बारिश का वेट करते हैं। क्या वो वहां से जिंदा बच जाते हैं या उनके साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये मूवी एक सच्ची कहानी पे बनी है जब वर्ल्ड वार 2 में यूएसए और जापान के बीच जंग छिड़ी होती है और तब पैसिफिक ओशन से यूएस एयरफोर्स के जहाज एक हवाई मिशन में होते हैं और तब उनमें से एक जहाज जिसका पायलट हार्लर डिक्सन, रेडियो ऑपरेटर जीन और बॉम्बर टोनी होते हैं जो अपनी टीम से अलग हो जाते हैं और वो उनको ढूंढ नहीं पाते। इसी वजह से कैप्टन हार्लोड वापिस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाने का फैसला करता है, लेकिन टीम मेंबर उसे लोकेट करने में नाकाम हो जाता है और तभी रेडियो ऑपरेटर जीन बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो की लाइन जापानीज के रेडियो से कनेक्ट हो जाती है। उधर जहाज के ऑयल का लेवल काफी तेजी से कम हो रहा होता है। जहाज से वेट कम करने के लिए टोनी बॉम्ब को पानी में गिरा देता है। एयरक्राफ्ट कैरियर की काफी तलाश के बाद कैप्टन जहाज को पानी में लैंड करने का फैसला करता है और अपने साथियों को ऑर्डर करता है कि जरूरी चीजें और लाइफ बोट तैयार कर लें। कैप्टन की सक्सेसफुली लैंडिंग के बाद जहाज से सबसे पहले बाहर निकल आता है, लेकिन टोनी डूबने लगता है मगर वो तेजी से अपनी सीट बेल्ट ओपन करते हैं और बाहर निकल आते हैं। फिर वो लोग बोट को तैयार करते हैं, लेकिन बोट पलट जाती है और जब वो लोग बोट को सीधा कर रहे होते हैं तो उनकी टॉर्च लाइट पानी में गिर जाती है। बोट में तीनों को एक दूसरे से अच्छे से जानने का मौका मिल जाता है। वो लोग काफी कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको नेक्स्ट डे बचा लिया जाएगा और तीनों सो जाते हैं। खुले समुद्र में टीम का पहला दिन शुरू होता है, लेकिन इनको आने वाली बड़ी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता और वो आराम महसूस करते हैं। तभी कैप्टन बोलता है कि इनको रेस्क्यू करने वाले जहाज का ख्याल रखना होगा और वो चारों ओर देखते हैं। कुछ देर बाद वो नोटिस करते हैं कि एक एयरक्राफ्ट काफी तेजी से आ रहा होता है, लेकिन इनके पास सिग्नल देने के लिए कुछ नहीं होता। लैंडिंग के टाइम घबराहट की वजह से वो लोग सिग्नल लाइट और पैराशूट उठाना भूल जाते हैं और तीनों सिग्नल के तौर पर अपनी शर्ट्स को लहराने लगते हैं। जहाज उनको बिना नोटिस किए वहां से वापस चला जाता है। कैप्टन टीम को बताता है कि उनके पास ये लास्ट चॉइस थी यहाँ से बचने के लिए। उनकी टीम दुश्मन के समुद्र में उतरी थी और जंग के टाइम वो दोबारा सर्च करने का रिस्क नहीं लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े समुद्र के बीच उन लोगों को बगैर खाने, पानी और कम्युनिकेशन के अकेले छोड़ दिया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को लोकेट ना कर पाने की वजह से कैप्टन जीन को जिम्मेदार ठहराता है। आने वाली सूरत हाल को देखते हुए कैप्टन लाइफ बोट की कमांड को संभालता है और वो उनको पहला ऑर्डर करता है कि अपनी पॉकेट्स को खाली करके देखें कि उनके पास क्या है सर्वाइव करने के लिए। उनके पास एक पिस्टल, 2 मैगजीन, एक चाकू, एक केबल और कुछ एक्सेसरीज और एक पानी के लिए एक खाली बैग होता है जो उनके काम आ सकते हैं। फिर कैप्टन उनको अपने जूते उतार कर फेंकने का कहता है ताकि बोट को नुकसान ना पहुंचे। कैप्टन अपने जूते अपने पास रखता है और वो सोचता है कि जब वो जमीन पर उतरेगा तब वो पहन लेगा। जीन और टोनी अपना बाकी का टाइम खाने और अपनी आर्मी की सर्विस के बारे में बातें करते गुजारते हैं, जबकि कैप्टन साइड पे सो रहा होता है। उसके बाद कैप्टन टीम से कहता है कि रात सारी जाकर ध्यान रखें। वो जीन की जगह पे जाके अपने बूट में यूरिन करता है और उसको पी जाता है क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता। सेकंड डे कैप्टन बोट की पोजीशन को कैलकुलेट करता है और करीब 3 आइलैंड के बारे में टीम को बताता है जो हजारों माइल्स दूर होता है, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी बोट उसी आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है। अगर हवा उनका साथ देती है तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे। जीन टीम को कहता है कि उनको खाने के लिए फिशेस पकड़नी चाहिए। फिर वो लोग फिश को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड बनाते हैं और उसे पानी में फेंकते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद शिकार फंस जाता है और वो लोग खुश होकर बोट में खींचते हैं, लेकिन पकड़े जाने वाली फिश उन तीनों से ज्यादा भूखी निकलती है और वो हुक के साथ रस्सी का आधा हिस्सा खा जाती है। टीम काफी तेज धूप में कुछ और घंटे गुजारती है और तभी टोनी कहता है कि ये सब खत्म हो जाने के बाद उनको अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन कैप्टन टीम को कहता है कि उनको समुद्र में बॉम्ब गिराने की वजह से उन पे केस हो सकता है। टोनी कहता है कि क्रैश लैंडिंग के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं, जिस पर जीन बोलता है कि अब भी एक मुजरिम है और वो कैप्टन की तरफ नजर डालता है। बगैर फिश पकड़े जीन स्विमिंग करने का फैसला करता है। कैप्टन टीम को वार्न करता है कि बोट के पास रहो, पानी में शार्क भी हो सकती है। ये सुनकर जीन फौरन वापस आ जाता है और टोनी स्विमिंग के बारे में अपना ख्याल बदल देता है। इसी तरह एक और दिन खत्म हो जाता है। थर्ड डे जीन और टोनी को याद आता है कि कौन सी चीज इनको सर्विस में लेके आई और जंग से पहले ये क्या करते थे। तभी टोनी रिवील करता है कि उसने मैकेनिक्स में ग्रेजुएशन की है। ये सुनकर कैप्टन अपनी इनएक्सपीरियंस नेविगेशन की वजह से क्रैश लैंडिंग का जिम्मेदार टोनी को ठहराना शुरू कर देता है। हर गुजरते दिन के साथ टीम का मोराल गिरता जा रहा था। टोनी काफी प्यासा होता है और वो समुद्र का पानी पीने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैप्टन उसको रोकता है। काफी तेज धूप में उनका 5th डे शुरू होता है और वो लोग हैरान होते हैं कि भूख और प्यास की वजह से पहले ही क्यों नहीं मर गए। कैप्टन उनको बताता है कि जो चीज उनको बचाए हुए है वो ये है कि वो ज्यादा मूव नहीं करते और वो अपना ही पानी पीते हैं। तभी कैप्टन अपनी पॉकेट में कुछ फील करता है और वो पेंसिल को देखकर हैरान रह जाता है। उससे वो बोट की पोजीशन को कैलकुलेट करता है और जहां वो टीम को बताता है कि वो लोग ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे लड़कों में हिम्मत आती है। वो तीनों मिलकर एक लंगर बनाते हैं जिससे बोट हवा की गलत डायरेक्शन से मूव ना हो। अब टीम बारिश और तेज हवा की उम्मीद करते हैं जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके। वो बारिश के लिए प्रे करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए सिंगिंग करते हैं, जिसके साथ एक और थका देने वाला
वाला दिन खत्म होता है। आखिर में उनकी प्रे सुनी जाती है और रात को बारिश होने लग जाती है। वो लोग बहुत खुश होते हैं, अपने बैग और कपड़ों में पानी भरकर खूब पीते हैं। इससे उनकी लाइफ कुछ दिन और बढ़ जाती है। काफी तेज धूप में उनकी स्किन जलन छालों से कवर्ड हो जाती है। जीन फिश को पकड़ने की कोशिश करता रहता है लेकिन वो नाकाम रहता है। जीन अपना पेशेंस खो देता है और फिश को पकड़ने के लिए अपनी पॉकेट से चाकू निकालता है। कैप्टन जीन को चाकू छुपाने का कहता है ताकि बोट को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन वो कैप्टन की बात नहीं मानता और चाकू पानी में मारना शुरू कर देता है और जल्दी ही वो किसी में लग जाता है और कैप्टन सोचता है कि इसे बोट में होल कर दिया है, लेकिन जीन चाकू से शार्क को पकड़कर हैरान कर देता है और फिर टीम मिलकर उसको संभालते हैं और काफी अच्छे खाने का मजा लेते हैं और कुछ को बचा कर रख लेते हैं जो बाद में खाते हैं। उसके बाद बोट से शार्क के ब्लड को साफ करते हैं और उसको पानी में फेंकते हैं, जिससे काफी शार्क उनके पास इकट्ठी हो जाती हैं। तब उनको लगता है कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। रात को जीन की अचानक से आंख खुलती है। जीन शार्क का भूल जाता है और वो पानी में हाथ डालता है तो एक शार्क उसका बाजू काट लेती है। इस सदमे से बचते हुए टोनी कैप्टन से पूछता है कि उनको जमीन पे उनके टीम के लोग क्या बुलाएंगे। तभी कैप्टन बोलता है कि लॉस्ट एट सी, जिससे सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन सर्वाइवल टीम के लिए मुश्किल होते हैं, उनके पास खाना और पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो लोग दोबारा प्रे करते हैं। 15 डेज बाद टोनी अपनी गन को काफी अजीब नजर से देखता है, लेकिन जीन उससे गन ले लेता है क्योंकि वो खुद को शूट ना कर ले और कैप्टन साइड पे सोया होता है और एक बर्ड कैप्टन के पास आके बैठता है। जीन बर्ड को शूट कर देता है और गोली की आवाज से कैप्टन उठ जाता है और जल्दी से वो मरे हुए बर्ड को पकड़ने के लिए पानी में जंप कर देता है और तभी एक काफी बड़ी शार्क कैप्टन के पीछे आती है और वो बोट पे चढ़ जाता है, लेकिन फिर वो लोग बर्ड को खाने लग जाते हैं और उसके टेस्ट को कच्चे चिकन के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद कुछ दिन और गुजर जाते हैं। वो तीनों जिंदा रहने की डेली की कोशिशों से थक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्टन उठता है और देखता है कि टीम के मेंबर सो रहे होते हैं और कोई भी सूरत हाल पर ध्यान नहीं रख रहा। गुस्से में वो उन लोगों को सजा देने का फैसला करता है, जिस पर टोनी उससे कहता है कि वो उनको बाहर निकालने का ऑर्डर न दे बल्कि खुद ही निकल जाए। और लड़के आखिर में पूछते हैं कि वो लोग उस आइलैंड पे कब पहुंचेंगे जिसकी उसने बात की थी। तो पता चलता है कि कैप्टन ने सिर्फ अपने अंदाजों से मैप बनाया था और इन्हें 4 दिन पहले उस आइलैंड पे पहुंच जाना चाहिए था। जीन को यह सुनकर गुस्सा आता है और वो कैप्टन को याद दिलाता है कि कैसे उसने उनको जो अपने जूते फेंकने पर मजबूर किया, किस तरह उसने जहाज की लैंडिंग का इल्जाम उन पे लगाया और अब वो उनको ऑर्डर कर रहा है जबकि उसने अपनी टीम को कहीं भी नहीं पहुंचाया। और तब कैप्टन को याद आता है कि जब वो लोग एयरक्राफ्ट कैरियर को लोकेट कर रहे थे तो कैप्टन जहाज में सो गया था और वो इस वजह से उसको मिस कर देते हैं। ये समझते हुए कि वो इसकी गलती से वो वहाँ है, वो अपनी टीम से माफी मांगता है और थोड़ी देर के लिए तीनों खामोश हो जाते हैं। जीन सबसे पहले खामोशी तोड़ता है और कैप्टन का साथ देने का फैसला करता है और वो आइलैंड को ढूंढने के लिए मैप का यूज करने को कहता है। कैप्टन मान जाता है और अपने जूतों को काटता है। उसकी हेल्प से वो लोग आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि जब वो दोबारा जमीन पे जाएंगे तो क्या करेंगे। एक मंथ के बाद तीनों को दोबारा प्यास लगती है और शाम होते ही आसमान पर बादल जमा हो जाते हैं और वो समझते हैं कि वो जल्द पानी पी सकेंगे, लेकिन इस बार बारिश एक बुरे तूफान में बदल जाती है और समुद्र की वेव से वो लोग बोट से नीचे गिर जाते हैं। फिर वो लोग वापस बोट पे आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और वेव से बोट पलट जाती है और वो लोग समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। लेकिन वो लोग दोबारा बोट में चढ़ने और तूफान से बचने के लिए कोशिश करते हैं। अगली सुबह कैप्टन नोटिस करता है कि टोनी अपनी आंखें खोलकर लेटा हुआ है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तभी जीन और कैप्टन सोचते हैं कि वो मर गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपनी आंखें ब्लिंक करता है और वो होश में आता है। अचानक जीन आइलैंड को देखता है जो कुछ डिस्टेंस पर होता है। वो अपनी टीम को बताता है और वो खुश होते हैं और बाकी की बची स्ट्रेंथ के साथ वो आइलैंड की तरफ मूव करते हैं, लेकिन हवा ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में होती है और वेव्स उनको उठाकर लैंड पे फेंकती है और वो काफी दिनों के बाद जमीन पर लेट जाते हैं। और कैप्टन वहाँ पे बने कुछ घर देखता है और सोचता है कि अब वो सेफ हैं और वो उन घरों की तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरह वो लोग 34 डेज से समुद्र में थे। इन सब के बाद एक छोटी सी लाइफ बोट पे हजारों माइल्स का सफर किया और अपनी टीम को सेफ आइलैंड पे लाने की वजह से उसको अवार्ड दिया जाता है और टोनी अपनी आर्मी की सर्विस को छोड़ देता है, जबकि जीन वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद रेडियो ऑपरेटर की सर्विस को पूरा करता है और टोनी की सिस्टर से वो शादी कर लेता है।